हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक एक चैप्टर है, वन चैप्टर है, उसे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहें तो आप लोग थोड़ा सा कुछ समय देकर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की पूरी निचोड़ जान सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पूरी चैप्टर की बेसिक जो हमें जानना ज़रूरी है वही पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे ताकि हम लोग को हमारे लिए हमारा उपयोग में आए। दोस्तों देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रकाश का परावर्तन का पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, पहला प्रकाश में पहली हेडिंग हम लोग को पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, मतलब महसूस कराती है उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, सबसे छोटा वर्ड में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, एकदम छोटा वर्ड में, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्द याद हो जाएगा। वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदित मतलब कि उत्तेजित, मतलब कि महसूस कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर फेयर करिएगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पूरी निचोड़ इम्पोर्टेंट जो हम लोग को जानना है वही हम लोग पढ़ेंगे। आज पूरी की बुक कुछ समय के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों पूरी हेडिंग समझ में आ जाएगी। इस तरह आप लोग हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा देखकर आप लोग डर जाते होंगे कि कैसे याद होगा। दोस्तों इसीलिए हम आप लोग के लिए छोटे वर्ड में बताने की कोशिश किए हैं, फेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग को दूसरी हेडिंग इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। दोस्तों सिर्फ वही बताया गया है, फालतू नहीं बताया गया है, इतना ध्यान दीजिएगा। सिर्फ वही क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, जो हर वक्त कहीं पूछा जा सकता है, वही बनाया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से फेयर जरूर करिएगा। देखिए एकदम साफ वर्ड में दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन 1 मिनट के अंदर ही याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे याद होगा? जब प्रकाश किसी फालिशदार व चिकने तल से गिरता है, यानी कि जैसे ये सफ़ेद पेज है, देखिए इसकी परछाई, देखिए कुछ परछाई, मतलब इसकी परछाई आ रही है, इसकी परछाई जिस तरह है उसी तरह कोई चिकने तल से कोई प्रकाश पालिशदार चिकने तल पर गिरता है और गिरने के बाद वह उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा कुछ सोचिए मत, हमारे शब्द पर एक बार ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद बुक में देख लीजिए, दिया है। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है इसलिए इसको दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसे ज़रूर फेयर करिएगा। दूसरा नंबर हेडिंग है दोस्तों, देखिए जो बोर्ड में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यदि आप लोग को हमारे पे विश्वास नहीं तो मॉडल देखने के बाद आप लोग को विश्वास हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सिर्फ विश्वास कर पढ़िए, आप लोग को पक्का समझ में आएगा। देखिए दिया है परावर्तन का नियम। देखिए परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतन बिंदु मतलब कि उसका मूल बिंदु जो होता है उस आपतन बिंदु पर बना विलंब, अविलंब मतलब कि लंबवत होता है, तथा परावर्तन तल तीनों एक ही तल में होता है। एक हेडिंग ये, एक नंबर ये हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है? परावर्तन कोण तथा सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कोण होता है जो अपवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर बना विलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए क्रम बाई क्रम पूरी फिजिक्स की निचोड़ बताया गया है। देखिए दोस्तों, इस हेडिंग को अगर आप पढ़ लिए तो हम दावा के साथ कह सकते हैं दोस्तों, आप पूरी अच्छे नंबर ला सकते हैं फिजिक्स में। पूरी अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रतिबिंब। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से किसी बिंदु से चलकर आती है, इसको दोस्तों आप लोग को उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। देखिए किसी वस्तु से चलकर आती है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा कोई दूसरी किरण आती हुई प्रतीक होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों ये समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। दोस्तों देखिए, हम इसको उदाहरण देकर समझाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, दिया है क्वेश्चन, दिया है क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, देखिए ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से, यहाँ मान लीजिए इस बिंदु से चलकर, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से चलकर देखिए, देखिए चलकर कहाँ परावर्तन, चलकर किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर गई, परावर्तित हो गई, मतलब कि लौटने की क्रिया को ही परावर्तित कहते हैं। देखिए यहाँ से लौट गई, लौट परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती है। मान लीजिए इधर कोई बिंदु है, इधर जाकर मिल गई, देखिए, अथवा किसी दूसरी बिंदु, देखिए कोई एक दूसरी बिंदु है, तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा दूसरी बिंदु में क्या हो सकता है, आप लोग को बता दें। तो दूसरी किरण देखिए यहाँ से दिया है, अथवा किसी दूसरी किरण आती हुई प्रतीक होती है। देखिए एक मान लीजिए दूसरी किरण इधर आती है, मतलब इधर आती हुई प्रतीक होती है। देखिए प्रतीक के बाद क्या दिया है दोस्तों, आप लोग को ध्यान दीजिए। देखिए दूसरी किरण देखिए आती हुई प्रतीक होती है, तो दूसरी बिंदु से पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से आने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए पहली वाली बिंदु दूसरी बिंदु की प्रतिबिंब यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसी पर। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा नंबर हेडिंग पढ़ लेते हैं दोस्तों। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु से चलकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से वास्तव में मिलती है तो बिंदु को बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि कोई बिंदु किसी बिंदु से टकराकर किसी दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, मतलब सच में रेखा आकर मिलती है, मतलब यहाँ पर एक इस तरह आती है। यदि डाट डाट जाती है तो उसे आभासी कहते हैं। यदि दोस्तों डाट डाट जाती है तो उसे आभासी कहते हैं। जो रियल में आती है इसे वास्तविक कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु की वस्तु से चलकर, यदि कोई किसी बिंदु वस्तु से चलकर आने वाली, चलकर चलने वाली किरणें पर, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है। अब प्रतीक होती है मतलब किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात, देखिए ये परावर्तन होके इधर चल गई, ये डाट 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 इधर आ गया, तो परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीक होती है, उसी को मतलब कि वो आभासी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। दिया है इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सदैव क्या होती है, ये सदैव सीधे होती हैं। देखिए ये सदैव सीधा होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता है आभासी प्रतिबिंब आभास किया जा सकता है, मतलब महसूस किया जाता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और सदैव सीधा होता है। दो चीज़ पता, तीन चीज़ पता हो गई। अब अगला नंबर हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण। देखिए दिया है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या पढ़ना है, देखिए दिया है अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसके परावर्तन तल दबा हुआ, परावर्तन तल दबा हुआ होता है, परावर्तन तल दबे हुए होते हैं। मतलब देखिए इसका परावर्तन तल, देखिए यहाँ पर परावर्तन तल उसी को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज़, जैसे टार्च या कोई चीज़ बार जलाने पर वो परावर्तित हो जाती है, उसकी पूरी रोशनी परावर्तित हो जाती है, इस तरह उसी को परावर्तन कहते हैं। देखिए इसका परावर्तन तल, ये सब परावर्तन तल है, ये दबा है, इसलिए इसे अवतल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है दोस्तों, उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरा हुआ होता है, मतलब उठा हुआ होता है। देखिए परावर्तन तल इस तरह होता है, इसका मतलब इधर कोई, देखिए जब कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो ये टकराकर इधर चीज चल जाती है, मतलब कि इधर आभासी होती है, ये आभासी है। देखिए इसका परावर्तन तले है तो ये उठा है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हेडिंग नंबर और अगला नंबर हेडिंग क्या है, देखिए दिया है दोस्तों गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से जितनी संबंधित होती है परिभाषाएं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर चित्र बना दें। देखिए ये चित्र बन गया वक्रता केंद्र, इसी में सब चीज़ समझा देंगे। देखिए ये P है, ये F है, इसे C कहते हैं। ये पूरा देखिए इसका केंद्र है, इस पूरे गोला, एक गोला बनेगा इस तरह, इस पूरे गोले का ये केंद्र है। इतना पता हुआ। वक्रता केंद्र गोले का केंद्र जिसका दर्पण का
भाग, देखिए दर्पण का एक भाग है वही एक भाग है वही दर्पण का वक्रता केंद्र है। यानी कि देखिए ये गोला है, इस गोले के एक भाग को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के, ये देखिए क्या दिया है, गोले, देखिए गोले के केंद्र को जिसका एक भाग, मतलब देखिए गोले के केंद्र ये हो गया, देखिए यहाँ से ये गोले का केंद्र हो गया है। देखिए ये इस पूरे को, ये इसी बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए आधा गोला है, मतलब इस किसी गोल कांच के काटा हुआ भाग है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब दिया है देखिए दोस्तों नंबर, अगला नंबर दिया है वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण का एक भाग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये पूरा गोला है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गोला बनेगा। देखिए इस तरफ बनेगा। देखिए ये उसका मूल बिंदु, मतलब आधा आधा भागों में बांटा गया, इसी को केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर, देखिए P से लेकर C तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अगला नंबर देख लेते हैं दोस्तों, ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। देखिए ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु P को ही ध्रुव कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। दर्पण के मध्य बिंदु मतलब दर्पण के बीच वाले बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, देखिए यहाँ से लेके और वक्रता केंद्र यहाँ तक पूरी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। दिया है क्वेश्चन में, एकदम आराम से दो उदाहरण से देकर बता रहे हैं दोस्तों, तुरंत समझ में आ गया होगा। आप लोग को ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं। देखिए मतलब कि दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। मतलब P को ध्रुव, C को वक्रता केंद्र, ये इस पूरी दूरी को, मतलब पूरी मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। पता चल गया। दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए दर्पण है, ये पूरा दर्पण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी को इस तरह, देखिए इस तरह जब कोई रेखा खींचेंगे, इस पूरे द्वार को ही द्वारक कहते हैं दर्पण का। यहाँ से भी परावर्तन हो सकता है, यहाँ से भी एकदम यहाँ तक परावर्तन हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला नंबर हेडिंग क्या है, मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस में क्या क्या दिया है दोस्तों। देखिए दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर दर्पण है, इसके मुख्य फोकस के इस तरह मतलब समांतर आने वाली प्रकाश के किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य, देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वास्तव में मिलती है उसी को देखिए दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि इसमें कुछ नहीं है। देखिए मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए जा रहे समांतर दर्पण के टकराने के बाद जिस बिंदु से टकरा कर जिस बिंदु से जाती है, मतलब F से जाती है, जिस बिंदु से जाती है उसी को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यही मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए दोस्तों आप लोग को ये भी समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे F से दर्शाया जाता है। देखिए दिया है दर्पण के ध्रुव से, मतलब यहाँ ध्रुव P से और कहाँ तक, फोकस दूरी तक, मतलब यहाँ तक फोकस तक, मुख्य फोकस तक की दूरी को ही दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी कहते हैं, मतलब P से लेकर F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। फोकस तल देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है उसे मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। वह तल देखिए ये तल है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, इस तरह लंबवत होता है, इस तरह, इसी को मुख्य तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब देखिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये बोर्ड में पूछा जाता है। पिछला में जो बताएं वो इसमें से भी पूछा जाता है। देखिए ये दोस्तों और ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, मतलब इसका द्वारक वक्रता त्रिज्या इसके अपेक्षा छोटा होता है, तो उसकी
फोकस दूरी नहीं, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। मतलब कि जब ये वक्रता त्रिज्या इस द्वारक के छोटा होगा, इस द्वारक से की अपेक्षा छोटा होगा, तो ये दर्पण का द्वारक इसके अपेक्षा आधा होगा। मतलब ये 5 सेमी है तो यहाँ तक 5 सेमी होगी। मतलब कि वक्रता त्रिज्या इसके 2 गुना होगा। देखिए इसके द्वार फोकस मतलब फोकस तल के 2 गुना वक्रता त्रिज्या है, तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर लिख सकते हैं R/2। मतलब कि त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या इसे कहते हैं, ये 2 गुना है किससे, इस पूरे द्वारक से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेमी है, तो यहाँ से लेकर 10 सेमी है। मतलब कि इसके द्वारक से 2 गुना है, यही मतलब है। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण के वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। देखिए संबंध का सूत्र ये, तो दर्पण की फोकस दूरी का ये सूत्र है दोस्तों, ये 1/में यू से वस्तु दर्शाया जाता है, प्लस 1/में भी मतलब प्रतिबिंब होता है, 1/में एफ मतलब फोकस होता है। ये दोस्तों आप लोग को सूत्र बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग इतना बार लगाएंगे कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं। देखिए अनुपात को ही क्या कहते हैं, लंबवत नापी जाती है। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, देखिए वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है, मतलब इस तरह नापी जाती है। देखिए ये फोकस, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब की दोनों के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत आसान है, इसे कि देखिए इससे घबराइएगा ना। यम से होता है आवर्धन, एच से होता है, देखिए यहाँ पर दिया है, जहाँ एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी सेंटीमीटर के प्रतिबिंब बनी है, तथा एच का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। जहाँ एच डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, एच का मतलब वस्तु की लंबाई। देखिए यहाँ से दिया है कि प्रकाश की किरणें मध्य दूसरे बिंदु से जाने वाली मार्ग से, देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों जब कोई प्रकाश किसी माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको उदाहरण देकर यहाँ पर समझा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ये सघन है, ये विरल है, ये सघन है। मतलब कि ये वायु है, ये कांच है। जब कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो कांच में जाती है तो थोड़ा सा इस तरह झुक जाती है। और वायु से, देखिए यदि ये वायु होता, ये कांच होता तो इधर जाती, तो ये थोड़ा सा इधर से जाती पूरा बीचों बीच, इधर से दब जाती। मतलब कि ये किरणें दब जाती है। इतना पता हो गया। परावर्तन का नियम, अपवर्तित किरणें अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये तो बताए हैं दोस्तों कि इन दो माध्यमों के लिए एक ही रंग होता है। ये दोस्तों अब स्नेल का नियम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों स्नेल का नियम, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों यदि आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में, और आप लोग को अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमारे 100 लाइक की उम्मीद है।